सभी का स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि सभी को पता है कि हम इस चैनल पर जितने भी लखनऊ मेट्रो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो लाते रहते हैं। ठीक है, वो करा भी रहे हैं, वो सीरीज भी चल रही है, 1 2 3 5 तक वो सीरीज चली है। फिर मैं मैराथन क्लास लेके आया हूँ, तो ये मैराथन क्लास चल रही है। ठीक है, इसमें मैं करीबन 65 क्वेश्चन करा चुका हूँ। कुछ बाकी क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा आगे चल के। 500 से ज़्यादा हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। जो नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि हम आने वाले अगले महीने में अपना एक फ्री जो है 9th और 10th के लिए मैथ साइंस का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। उनके लिए मतलब फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। बस आपको अपने भाई बहन जितने भी उनको जोड़ना है और उनको सब्सक्राइब कराना चैनल को। अगर उनको ठीक लगता है, उनको समझ में आता है, क्योंकि मैं जो समझाता हूँ, मेरा जो समझाने का तरीका या जो भी मेरे मतलब जो भी और सर आएंगे समझाने के लिए, उनका समझाने का तरीका किताब से समझाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। जैसे किताब में लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज से बच्चा क्या करता है, एक बार पढ़ तो लेगा मगर उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं समझाने की, हम बिल्कुल देसी जैसे मतलब नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो बच्चा होता है सामने वाला वो कोऑपरेट कर पाता है, तो उस तरीके से उसे ज़्यादा समझ में आता है। तो उसी तरीके से हमारा ये एक्सपीरियंस रहने वाला। थोड़ी एनिमेशन रहेंगी और थोड़ा बताने का तरीका रहेगा और थोड़ी ट्रिक्स के साथ हम इसको चलने वाले हैं 9th और 10th की। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, और बाकी चलते हैं। अपना 65 क्वेश्चन हो चुके थे, 66 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, आपका जो भी डाउट हो वो मेरे को कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी देर रात तक जगना पड़ता है, आपके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है, क्वेश्चन तैयार करने पड़ता है, पूरी टीम लगती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस सब में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट द इनपुट इज गिवन बिटवीन। कह रहा है जो हमारा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन एमिटर आप देख सकते हो, ये रहा कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कैस्केड मोड को मैंने कहा है आप मत पढ़िए इसको भी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन तीनों की, अगर मैं बात करता हूं तो वोल्टेज जो गेन होता है वो हाई होता है कॉमन एमीटर में। ये मैंने जो टेबल थी वो आपको याद करने के लिए कही थी। यहाँ पर ये जो टेबल है वो मैंने आपको याद करने के लिए कही थी। ठीक है, इतनी ये आपको याद ही करना है। आउटपुट आउटपुट इनपुट फेस इन्वर्जन। फेस इन्वर्जन मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ कॉमन एमीटर में होता है और वो भी 180 डिग्री का फेस जो डिफरेंसेस का फेस शिफ्ट है वो होता है फेस इन्वर्जन जो कि होता है। और इसको आपको याद में रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि फेस इन्वर्जन किस में होता है, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस या कैस्केड या नन ऑफ दीज दे देगा। तो उसमें से आपको फेस इन्वर्जन आपको देखना है। कॉमन एमीटर में फेस इन्वर्जन होता है, 180 डिग्री का फेस इन्वर्जन होता है। पावर गेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई किस में होता है, कॉमन एमीटर में होता है। करंट गेन की बात करें तो हाई किस में होता है, कॉमन एमीटर में होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज गेन की बात करें तो किस में होता है, वोल्टेज गेन होता है, इसमें भी हाई होता है और इसमें भी जो हमारा कॉमन बेस है उसमें भी हमारा जो वोल्टेज गेन है वो हाई होता है। ठीक है, अब इसमें बात ये किया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे उसमें ये पूछा गया है कि जो कॉमन एमीटर हम यूज़ करते हैं सर्किट, ठीक है, ट्रांजिस्टर से बनने वाला, उसमें जो इनपुट है वो हम किस में देते हैं, इनपुट किस में देते हैं। अब उससे पहले आपको समझने से पहले, क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांजिस्टर की मतलब जो टर्मिनल होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं। इसको कहते हैं बेस, ठीक है, और इसको कहते हैं कलेक्टर और इसको कहते हैं एमीटर। ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर की आप अगर फॉलो कर रहे होगे तो आप सब जानते होगे। अगर नहीं आपको पता है तो वो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने कई बार बताया और इतने अच्छे तरीके से बताया आपको कि किताब से आप पढ़ोगे ना आपके समझ में नहीं आएगा, मगर मैंने इस तरीके से पढ़ाया आपके आप जो ट्रांजिस्टर में है उसमें एक क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांजिस्टर से आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकते, इस तरीके से मैंने पढ़ाया। मैंने ये भी बताया उसमें कि आप पीएनपी और एनपीएन में डिफरेंस कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है और पेपर नज़दीक आ रहा है तो आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तो आपके साथ मेहनत कर ही रहा हूँ मगर आपको और करनी पड़ेगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की जो बुक आती है, ठीक है, उसके जितने क्वेश्चन है वो सारे लगाने हैं। आपकी थ्योरी पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि मैं थ्योरी भी इसमें साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो थ्योरी पे जितनी बढ़िया कमांड होगी उतने ही बढ़िया आप जो आंसर को है वो मतलब जो उनकी छटनी होती है, जैसे कि आपको
4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आप 2 ऐसा कर दोगे कि ये नहीं हो सकता इसका, ये भी नहीं हो सकता, 2 बचे, 2 में आपको देखना होता है कि क्या-क्या हो सकता है। अगर आप थ्योरी अच्छी होती है तो उसमें से आप वो जो सही आंसर है वो भी टिक कर सकते हो। बस आपकी थ्योरी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है? तो थ्योरी पे कमांड रखनी है। अभी इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास कि आप पूरी थ्योरी बैठकर पढ़ो। अगर आप पढ़ सकते हो तो आप ज़रूर पढ़िए। वैसे मेरी सलाह ये होगी, जो आपने पहला पढ़ा हुआ होगा उसको रिवीजन करिए। एक बार मतलब रिवीजन कर लीजिए पूरे उससे। पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस में डिस्कशन कर रखा हूँ, और फिर उसको रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। चैप्टर पढ़ो, उसके पीछे के सारे क्वेश्चन लगा लो, चैप्टर पढ़ो, फिर उसके पीछे के सारे क्वेश्चन लगा लो। फिर जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, नोएडा मेट्रो के होंगे, नोएडा मेट्रो के मैं लखनऊ मेट्रो के मैं आज डाल दूंगा, नोएडा मेट्रो के शायद मैं डाल चुका हूँ या डाल दूंगा, ठीक है? अगर नहीं डाले होंगे तो वो क्वेश्चन सेट लगा लेना आप, ठीक है? उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने चैप्टर वाइज चैप्टर लगाए हैं, अब वो एकदम से क्वेश्चन जब मिक्स आएंगे ना, तब आपका जो दिमाग है वो अलग ही तरीके से रिएक्ट करेगा उन क्वेश्चनों को देखकर। तो आपको वहाँ पर अपनी स्पीड देखनी है, फिर वहाँ पर क्वेश्चन देखना है। 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो अभी चलते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं अपने टेक्नीशियन से, तो ये देखते हैं, ठीक है? ये बेस हो गया, ये कॉमन, ये कलेक्टर हो गया, ये मीटर हो गया। मैंने क्या बताया था, हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो एन P2N होता है, ठीक है? P का मतलब मैंने बोला था कि P के लगे P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल भूल जाइए, इसे P मतलब पॉजिटिव देख लीजिए, नेगेटिव N मतलब नेगेटिव देख लीजिए, ठीक है? N टाइप और P टाइप भूल जाइए। क्या करंट फ्लो यहाँ से यहाँ होता है, ठीक है? जहाँ से करंट फ्लो होगा तो एरो इस साइड ऐसे ऐसे बन जाएगा एरो, ठीक है? एरो इस साइड बन जाएगा, यहाँ से करंट यहाँ फ्लो हुआ है। अब ये एरो देखो कहाँ से, यहाँ से इस साइड बन रहा है, यहाँ से एरो इस साइड बन रहा है, यहाँ से इस साइड एरो बन रहा है, ठीक है? ये बन रहा है ना, तो ये P हो गया हमारा और ये हमारा N हो गया, ठीक है? ये हमारा N हो गया। अब जो एमीटर का जो भी टर्मिनल या N टाइप का होता है, P टाइप का, वही कलेक्टर का हमारा एमीटर, मतलब जो कलेक्टर का टर्मिनल है वही हो जाता है, ठीक है? ये N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, तो ये भी N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही होगा। तो अब ये ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेड कलर से। अच्छा, आपको दिखता नहीं, आपने मना किया था, चलो। तो यहाँ पर आपने बात करी थी, ठीक है? यहाँ पर अब ये कौन सा बन जाएगा, हमारा जो एमीटर है वो भी N है, ठीक है? जो बेस है हमारा वो P है, और जो हमारा कलेक्टर है वो N है। तो ये अब जो ट्रांजिस्टर बनेगा वो NPN ट्रांजिस्टर हमारा बन के आएगा यहाँ पर, ठीक है? इसी तरीके से आप PNP, इसी तरीके से आप सारे जितने भी तरीके के टर्मिनल जो बनते हैं वो आप पहचान सकते हो, ठीक है? PNP बनता है, PNP बनता है, वो भी आप देख सकते हो किस तरीके से बनेगा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनपुट कहाँ से दिया जा रहा है, आपने ट्रांजिस्टर समझ लिया यहाँ पर। अब इनपुट की बात करें, जो ये सिग्नल जनरेटर लगा हुआ है, इसे कुछ सिग्नल जनरेटर का साइन होता है ये, ठीक है? ये सिग्नल जनरेटर का साइन होता है, ये सिग्नल जनरेटर। तो ये सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करके इनपुट में देता है। तो इनपुट क्या है यहाँ पर, एक तो बेस है, ठीक है? ये रहा बेस, और सिग्नल जनरेटर कहाँ जाएगा, और ये एमीटर में है, ठीक है? पॉजिटिव वाला मतलब एक साइड का सिरा तो हमारा बेस में लग रहा है, और दूसरा साइड का सिरा हमारा कहाँ लग रहा है, एमीटर में लग रहा है, ठीक है? यानी कि जो कॉमन एमीटर होता है उसमें जो हमारा इनपुट होता है वो 2 में जाता है, एक एमीटर में जाता है और बेस में जाता है, ठीक है? एमीटर और बेस में हमारा क्या जाता है, इनपुट जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। सामान्य एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट में इनपुट दिया जाता है डैश के बीच में, किसके बीच में दिया जाता है, एमीटर एंड बेस के बीच में, एमीटर और बेस के बीच में दिया जाता है। और जो हमारा कलेक्टर होता है वहाँ कलेक्टर और एमीटर से, कलेक्टर और एमीटर से याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका एक और बन गया यहाँ पर, हाँ, कलेक्टर और एंड, ठीक है? यहाँ पर एंड लिख दो, एंड एमीटर से आपका आउटपुट निकलता है, ठीक है? इन दोनों के बीच से आउटपुट निकलता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसी तरीके से आपको कॉमन कलेक्टर का याद रखना है, इसी तरीके से आपको कॉमन बेस का याद रखना है, ठीक है? इसमें देख सकते हो यहाँ पर ये आपका एमीटर हो गया और ये आपका बेस हो गया। यहाँ पर इनपुट जा रहा है, कहाँ से आउटपुट आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, 1, 2 और 3 तरीके के ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? और 3 तरीके के ये बन सकते हैं कि आउटपुट इनपुट, अभी आपको इनपुट पूछ लिया फिर आउटपुट पूछ लेगा,
फिर इस तरीके के एक क्वेश्चन ये बन सकता है, 2, 3, 4, फेज शिफ्ट वाला कई बार पूछा गया, 5 और 6, 6 तरीके के क्वेश्चन इसमें इस तरीके के बन सकते हैं, 6 तरीके यानी कि 12 तरीके के सॉरी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो 12 तरीके मैंने सारे 12 के 12 बता दिए आपको, और आपको बस मेहनत करनी है। इस चार्ट को है ना 2 या 3 बार दिन में पढ़ लीजिए, अपने आप छप जाएगा दिमाग में। ठीक है, अब चलते 67 क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू द हीट सिंक। हीट सिंक में कौन सा जो हमारा इसमें 2 ऑप्शन नहीं है क्या? एक सेकंड, 2 ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। एक यहाँ पर है, एक कलर चेंज कर दो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है सी जो कह रहा है कलेक्टर। ठीक है, और एक है डी जो कह रहा है कलेक्टर एंड एमीटर बोथ। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, बोथ कह रहा है। अभी मैंने जब कल ही ये मैंने बताया आपको, कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था कि जो पहले तो मैंने आपको ट्रांजिस्टर बताया था कैसे दिखता है, फिर मैंने उसमें हीट सिंक भी बताया था। ठीक है, मैं आपको क्या साथ में कहता चल रहा था कि मैं एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, उसका नतीजा आप देख सकते हो, क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे जा रहे हैं जिस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। अब इसमें हीट सिंक लगी हुई थी, कल मैंने बताया था यहाँ पर होल होता है, और मैंने आपको ये बताया था अगर ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो जो कलेक्टर वाला टर्मिनल होता है ना, कलेक्टर यहाँ पर जो वो यहाँ पर होता है, और उसी में ही सबसे ज़्यादा जो जंक्शन होता है एमीटर कलेक्टर का, उसमें हीट जनरेट होती है हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करने पर, या हाई करंट पर काम करने पर, या हाई फ्रिक्वेंसी काम करने पर ये जो है वो हीट हो जाता है। अब इसको थोड़ा ठंडा रखने की, ओवर हीट हो जाएगा तो ये तो जल जाएगा। ठीक है, बेस टू कलेक्टर जो हमारा जंक्शन होता है वो हमारा जल जाएगा, जलने की वजह से हमारा ट्रांजिस्टर है वो खराब हो जाएगा। उसके लिए हम हीट सिंक लगा देते हैं जो कि इसकी हीट को सिंक कर लेता है, और इसके बीच में एक माइका इंसुलेटर लगा रहता है जो कि क्या काम करता है, हीट के लिए कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, ये पेपर में पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, और मैं पिछले क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ, ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो माइका याद रखना है क्या करता है, ये हीट के लिए तो कंडक्टर का काम करता है और करंट के लिए इंसुलेटर का काम करता है, जिस वजह से क्या होता है इसमें करंट नहीं आता, सिर्फ हीट पास होती है। जो हमारी हीट सिंक होती है इस तरीके से दिखाई देती है। थोड़ा मैं ड्राइंग मेरी थोड़ी ठीक नहीं है तो ये इसी तरीके से बना है। यहाँ पर ये होता है और यहाँ इसे नट से इधर लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये माइका टाइप का लगा रहता है। ठीक है, पेस्ट टाइप का रहता है, किसी में पेस्ट टाइप का रहता है, किसी में सॉलिड टाइप का रहता है, तो ये चिपका देता है। आपने वाइट कलर का भी देखा होगा, लगा हुआ रहता है हाथ, जब आपने थोड़ा वर्क किया होगा अपने कॉलेज में तो वहाँ पर देखा होगा कि वाइट सा निकलता है, तो ये वही उसी तरीके का होता है। ये हीट को ट्रांसमिट करता है और करंट को ट्रांसमिट नहीं करता। ठीक है, तो ये वही है, और हम इसको कलेक्टर में लगाते हैं तो कलेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, और इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, बाकी मैं सब ये आपको बता चुका था अभी जो क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर लेमिनेशन इज टू, जो कोर की लेमिनेशन की जाती है, जो हमारी कोर होती है उसकी लेमिनेशन की जाती है। अभी मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जो कोर की लेमिनेशन की जाती है वो किस लिए की जाती है, क्या पर्पस रहता है उसका? बताइए क्या पर्पस रहता है? जो कोर की लेमिनेशन की जाती है उसका पर्पस क्या होता है? इंक्रीज करना वोल्टेज को, इंक्रीज करना फ्रिक्वेंसी को, या रिड्यूस करना आयरन लॉस को, या रिड्यूस करना कॉपर लॉस को। ठीक है, द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसमें जो लेमिनेशन की जाती है वो लेमिनेशन किस पर रहती है? वो रहती है कॉपर पर आपके। ठीक है, जो कॉपर उसमें यूज होता है वो पूरा लेमिनेटेड होता है। ठीक है, पूरा लेमिनेटेड होता है। जब आप यूज करते हो कॉपर को एज अ जंपर जब आप यूज करते हो तो सोल्डर से पहले उसको मतलब खुरचा जाता है, या लाइटर से उसको, या माचिस से उसको जलाया जाता है, उसका आगे का छोर या पीछे का छोर। ठीक है, बाकी वो उसके ऊपर एक पूरे जो तांबा होता है, जो कॉपर होता है, उस पर एक परत चढ़ी रहती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है। तो हम जो कोर लेमिनेशन का यूज करते हैं वो रिड्यूस करने के लिए करते हैं द कॉपर लॉस को। ठीक है, कॉपर लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम जो की है यूज
करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 68 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कोल लॉस है ये, कॉपर लॉस नहीं, कॉपर लॉस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, इसमें थोड़ी गलती हो गई। कोल लॉस है, कोल लॉस, ठीक है। ये यहाँ पर कोल लॉस लिखा हुआ है, मैंने गलत पढ़ दिया इसको। कोल लॉस है। कोल लॉस में क्या होता है, जो कोर होते हैं, जो कंघी टाइप की ये कोर होती है ना, ये जो कंघी फंसाते हैं इसको कोल लेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये कोल लेमिनेशन लगाते हैं तो इससे हमारा जो एडी करंट होता है, ठीक है, जो एडी लॉस होता है, जो एडी करंट से जो हमारा लॉस होता है करंट का, वो भी कम हो जाता है। इस कंघी वाली शेप से आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बीच में फंसाई जाती हैं ये, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा आयरन का लॉस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डी राइट आंसर होगा, रिड्यूस आयरन लॉसेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर कोर लॉस है, कोर लॉस, ठीक है। जो कोर है हमारा वो लेमिनेशन है, कोर लेमिनेशन, ठीक है। एक आता है कॉपर लेमिनेशन। कॉपर लेमिनेशन का हम यूज करते हैं रिड्यूस द कॉपर लॉस के लिए, ठीक है। वो दोनों आपको याद रखने। मैंने यहाँ पर गलत, मैंने थोड़ा एज्यूम कर लिया था, कोर लेमिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। कोर लेमिनेशन जब आएगा, कोर को लेमिनेशन करने के लिए हम ये जो कंघी टाइप का है जो आयरन होता है, और ये आयरन कौन सा यूज होता है, ये सॉफ्ट आयरन यूज होता है। इसको सॉफ्ट आयरन यूज करके मतलब बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सॉफ्ट आयरन यूज होता है। और जो हमारा इंडक्टर होता है, ठीक है, इंडक्टर के अंदर आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ मतलब मेटल होता है, वो मेटल भी सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है। आपने जब सर्किट खोले होंगे तो वहां पर जब आपने मेटल खोला होगा, मतलब यहाँ पर वहां पर आपने कॉइल इंडक्टर निकाला होगा, तो उसके अंदर एक मतलब एक मेटल होता है, वो सॉफ्ट आयरन हमारा होता है, ठीक है। वो भी हमारा पूछ लिया जाता है कि जो हम इंडक्टर के अंदर मेटल यूज करते हैं वो कौन सा आयरन होता है, वो कैसा आयरन होता है, या उसके अंदर क्या होता है, तो वो सॉफ्ट आयरन होता है, उसको सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है। इसको, ठीक है, वो सॉफ्ट आयरन कहते हैं उसको। तो बस यही है इसमें, ये आपका राइट आंसर हो गया। और बच्चे बोल रहे थे सर स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, तो स्पीड भी बढ़ाते हैं। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज डायोड। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो डायोड का होता है वो 0 होता है, ठीक है। फॉरवर्ड डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है। और 69 है ये, फॉरवर्ड डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। 0 मतलब सॉरी लो होता है, ठीक है। अब डायोड की बात करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड डायोड की बात करते हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, डायोड इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। डायोड इस तरीके से दिखाई देता है, और ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। करंट हमेशा यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ये प्लस ये माइनस लेके बोल सकते हो आप इसको, यहाँ से हमेशा यहाँ की तरफ फ्लो होगा। अब ये कह रहा है जब यहाँ से करंट यहाँ की तरफ फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस जीरो जीरो, एक सेकंड ये तो पलट गई। ये जीरो जीरो जो है ना, ये किसी का मतलब कोई भी आप धातु ले लोगे, कोई भी धातु ले लोगे, कोई भी दुनिया की कोई भी धातु ले लोगे, किसी में भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता। किसी ना किसी वस्तु में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसका खुद का जरूर होता है, ठीक है। खुद का रेजिस्टेंस जरूर होता है, तो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी मतलब कोई भी मटेरियल ले लीजिए आप, कोई भी सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, कोई भी मटेरियल ले लीजिए, कोई भी कितना भी बढ़िया कंडक्टर हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस जरूर होगा, ठीक है। जीरो किसी का भी रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। और जब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बेस्ड, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बेस्ड। फॉरवर्ड ब्यास, ये आपने पढ़ा भी होगा, फॉरवर्ड ब्यास कहते हैं, ठीक है इसको। जब फॉरवर्ड ब्यास होता है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होता है, आपको पता होगा जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो हमारा हो पाएगा। यानी कि जो हमारा फॉरवर्ड बेस में जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो इस वजह से वो करंट फ्लो हो पाता है। अब करते हैं यहाँ पर, अगर फॉरवर्ड ना दिया जाता, बैकवर्ड दिया जाता,
अगर बैकवर्ड दिया जाता, अगर फॉरवर्ड नहीं दिया जाता तो करंट फ्लो यहाँ से यहाँ हमारे जो डायोड होता है उसमें नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसमें सेवरल मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस होता है, यानी कि काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी तो नहीं होता खैर, ठीक है। उस केस में यहाँ पर क्या होता, काफ़ी सेवरल हाई ओम्स का एक यहाँ पर ऑप्शन होता, तो उसको हम टिक कर सकते थे, सेवरल हाई ओम्स का, तो उसको हम टिक कर देते, ठीक है। अगर वो रिवर्स बेस्ड में होता, ठीक है, रिवर्स ब्यास में होता, तो अगर वो रिवर्स ब्याज में होता, रिवर्स ब्याज में होता है, यानी कि हम यहाँ पर पॉजिटिव दे रहे हैं, यहाँ से हम नेगेटिव चाह रहे हैं, तो वो उस क्लास में ये जो है इसके अंदर सेवरल मेगा ओम्स का बैरियर जनरेट हो जाता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है, जिससे करंट यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता। अब जब यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा तो उसके अंदर सेवरल हाई ओम्स का रेजिस्टेंस डेवलप होता है और करंट हमारा फ्लो नहीं होने देता आगे की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पर फॉरवर्ड यहाँ पर रिवर्स दे दिया जाता तो यहाँ पर हाई मेगा ओम्स का ऑप्शन आपका राइट होता। फॉरवर्ड दिया हुआ है इसलिए लो हुआ है, ठीक है। जीरो नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी जो आपका मेटल है उसका रेजिस्टेंस किसी का भी जीरो नहीं हो सकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर होता है, ठीक है। एक ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें जंक्शन कितने होते हैं। मैं बता चुका हूँ इसमें एक जंक्शन होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर में कितने होते हैं? ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि दो डायोड से मिलकर एक ट्रांजिस्टर बनता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, ठीक है। और एक रिवर्स बेस्ड इसको और फॉरवर्ड बेस्ड, और हाँ इसको हम यूज़ करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हम चार्जर यूज़ करते हैं, चार्जर में हम यूज़ करते, चार्जर जब हम यूज़ करते हैं, जब फ़ोन में लगाते हैं और लाइट चली जाती है तो वो बैटरी को वापस मतलब चार्जर वापस ले लेता है। अगर वो ऐसा ना करे, मतलब ऐसा ना हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम डायोड का यूज़ करते हैं। डायोड इसको हम यहाँ से तो फॉरवर्ड बेस पे लगवा देंगे, ठीक है। यहाँ से डायोड फॉरवर्ड बेस पे लग जाएगा, ऐसा करके डायोड लगा दिया हमने, ठीक है। ये हमने लगा दिया और यहाँ से ये हमने अपने चार्जर लगा दिया। ये फ़ोन है हमारा, ठीक है, इसमें ये चार्जर लगा दिया। अब जब लाइट चली जाएगी तो ये करंट को वापस नहीं ले सकता, ठीक है। ये डायोड यहाँ नहीं लगता, ये डायोड इसके अंदर चार्जर के अंदर लगता है। पहले डायोड नहीं लगा करते थे, जब नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन चलते थे तब ये डायोड लग के नहीं आते थे। तब ये समस्या आती थी कि जो चार्जर कर देते थे फ़ोन, आपने सुना होगा कि फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देते थे और लाइट चली जाती थी तो जो हमारा फ़ोन की बैटरी है वो सारी मतलब पूरी चार्ज होकर भी लो हो जाती थी। तो वो यही दिक्कत थी कि पहले डायोड लगकर नहीं आते थे। अब जो चार्जर आता है उसमें एक डायोड अंदर लगा रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसी लाइट कट ऑफ हो जाती है तो ये चार्जर को वापस बैटरी फ़ोन की नहीं लेने देता। तो एक काम ये बढ़िया होता है, ये चार्जर में भी लगा रहता है और ये अब फ़ोन में भी लग के आता है, दोनों में डायोड ये लग के आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडी और इसरो में, दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हम डायोड का यूज़ चार्जर में करते हैं फॉरवर्ड बेस पे, ताकि वो बैटरी को वापस रिवर्स ना कर ले, ठीक है, वो सारा करंट को। एक क्वेश्चन ये बता दिया मैंने, और भी जितने तरीके के सारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिए। और भी बनेंगे कुछ क्वेश्चन तो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, जैसे जैसे याद आते जाएंगे। अब 17वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट गेन, ठीक है। करंट गेन अल्फा एंड बीटा इन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अल्फा और बीटा की जब हम करंट गेन की बात करें, कलर चेंज करो, अल्फा और बीटा की करंट गेन की बात करूँ तो ये 0.99 तो ये अल्फा हो जाता है हमारा, और बीटा गेन की बात करूँ तो 99 हमारा बीटा हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यह भी मैं आपको जब एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा, ठीक है, एम्पलीफायर में जब आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा ना तब ये दोनों मैं समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है। याद आप कैसे रख सकते हो, जो अल्फा होता है, ऐसे बनता है अल्फा, ठीक है। जो अल्फा होता है वो 0.9999 करके होता है, मतलब एक से छोटा होता है। यहाँ जीरो आ गया ना, 0.99 यानी कि एक से ये छोटा होगा। अगर ये एक से छोटा है तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। और बीटा की बात करी जाए हमारी, अगर बीटा की बात करी जाए तो ये एक से काफ़ी बड़ा होता है, ये 99 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख सकते हो याद। अल्फा हमारा हमेशा छोटा होता है, बीटा हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 71, कह रहा है विच ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट इज आल्सो नोन एज एमीटर फॉलोवर। एमीटर फॉलोवर किसको कहा जाता है, ठीक है।
एमीटर फॉलोवर किसको कहा जाता है? मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। कह रहा है विच ट्रांजिस्टर सर्किट इज आल्सो नोन एज एमीटर। ठीक है, किसको कहा जाता है आप बताइए। मैंने इसको आपको, हाँ, सेकंड क्लास थी शायद मेरी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि एमीटर फॉलोवर किसको कहा जाता है। एमीटर फॉलोवर नाम तो इसमें एमीटर का आ रहा है, ठीक है। कई बच्चे क्या एमीटर देख कर है ना, तो इसको एमीटर से रिलेट करके और इसका राइट आंसर ये कर देते हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं होता है। एमीटर जब फॉलोवर की बात करते हैं तो उसमें कॉमन जो हमारा कलेक्टर होता है, कॉमन कलेक्टर को यूज में लिया जाता है एमीटर फॉलोवर को बनाने के लिए। या हम ऐसे बोल सकते हैं, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कॉमन कलेक्टर को ही एमीटर फॉलोवर कहा जाता है, ठीक है। एमीटर फॉलोवर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये आपको याद में रख के चलना है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, और हाँ, ये दोनों पता तो होने चाहिए आपको। और तीसरा ये अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। ये तीनों की मैंने टेबल बता दी है, टेबल आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, कुछ भी करिए, ठीक है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, नहीं आ रहा तो 3 बार पढ़िए, बस पढ़ना है आपको। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लिप फ्लॉप सर्किट। फ्लिप फ्लॉप सर्किट के लिए कौन सी जो हमारी टेबल, मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। इज ट्रू, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। फ्लिप फ्लॉप हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट नहीं होता, संयोजक लॉजिक सर्किट नहीं होता, तो ये पहला आंसर गलत, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। बी कह रहा है फीडबैक इज नॉट यूज इन फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के अंदर फीडबैक का प्रयोग किया जाता है, कुछ कुछ सर्किट में फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा फीडबैक का प्रयोग होता है, तो पहला मतलब ये गलत, इसमें नोट लिखा है ना, मगर फीडबैक तो यूज़ होता है। फीडबैक किस लिए यूज़ करते हैं? एक तो हम मतलब नॉइस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, और एफिशिएंसी बढ़ा देता है। एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ठीक है। अगर सी की बात करें तो आउटपुट इम्पीडेंस ऑन एक्सटर्नल गिवन इनपुट ओनली। ये अजीब सा है, इसमें कह रहा है कि आउटपुट डिपेंड करता है वो एक्सटर्नली गिवन इनपुट, जो इनपुट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्लिप फ्लॉप में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, हाई होता है और लो होता है, 2 ही सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता। फ्लिप फ्लॉप की बात करें, इज ए सिक्वेंशियल लॉजिक गेट। ये एक सिक्वेंशियल लॉजिक गेट है। सिक्वेंशियल मतलब ये एक क्रम में चलता है, ठीक है। तो ये आपको राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कमी देखने को मिलेंगे, मगर अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कवर करने होंगे, ठीक है। अगर 73 की बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ डायोड यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर। अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ब्रिज जैसे ही ब्रिज आ जाता है तो वहाँ पर हमारे 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। 73 इन ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो क्वेश्चन सही है, 4 ही डायोड हमारे यूज में लिए जाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे 4 डायोड यूज किए जाते हैं। अब 2 डायोड और 1 डायोड को जब हाफ वेव बोल दे, ठीक है, हाफ वेव बोल दे तो वहां पर 1 डायोड यूज होता है, ठीक है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर बोल दे, या तो फुल वेव रेक्टिफायर बोल दे, या सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर बोल दे, तो उसमें क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर बोल दे तो उसमें क्या होता है, हमारे 2 डायोड को यूज में लिया जाता है, ठीक है। 2 डायोड को हमारे यूज में लिया जाता है, तो यहाँ पर 2 डायोड आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, दो क्वेश्चन ये रहे, ठीक है। तीनों आपको ध्यान से देखना है, ये 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब बात करते हैं 74 के, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज। देखो इसमें 3 या 4 क्वेश्चन तो इसी में ही बन गए आपके लखनऊ मेट्रो में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज किया जाता है स्टेप डाउन एज जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है,
अब मैंने इसमें क्या बताया था, आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में, मतलब जो मैराथन की फर्स्ट क्लास है उसमें क्या बताया था मैंने, जो ट्रांसफार्मर है उसको हम एज अ, मतलब उसको हम पलट के, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, एक बार मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्टेप अप हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इसमें टर्न्स ज़्यादा है इसमें कम है, तो ये स्टेप अप हो गया। अगर हम इसको पलट दें, यानी कि ये नंबर ऑफ वाइंडिंग इधर ज़्यादा हो जाएंगी और इसको हम यहाँ कर दें, ठीक है। अब ये वाली तो यहाँ पर आ गई, ठीक है, और ये वाली हमारी यहाँ पर आ गई। प्राइमरी उसको बोलते हैं हमेशा जिसमें आप अपना जो इनपुट करंट है, इनपुट यानी कि बोले तो जो आपकी घर की लाइन है वो दोगे, घर में जो करंट आ रहा होगा या जो भी आपकी इंडस्ट्रियल में करंट आ रहा होगा वो आप यहाँ पर दे दोगे, तो वो आपका प्राइमरी कॉइल हो जाएगी। और जहाँ से आप आउटपुट निकालते हो वो आपकी आउटपुट यानी कि सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी, ठीक है। जहाँ से आउटपुट आप लेते हो वो सेकेंडरी कॉइल हो जाती है, जहाँ आउटपुट आप इनपुट देते हो वहाँ प्राइमरी कॉइल हो जाती है, ठीक है। अब आप ट्रांसफार्मर को अगर यहाँ पर टर्न ज़्यादा है और यहाँ पर टर्न कम है, ठीक है, यहाँ पर टर्न ज़्यादा है यहाँ पर टर्न कम है, और यहाँ पर अगर आप वो दे रहे हो, क्या कहते हैं, हाई, अगर आप इनपुट दे रहे हो और यहाँ से आउटपुट ले रहे हो, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो पहली जो होती है, पहली प्राइमरी वाइंडिंग, उसमें टर्न ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होते हैं। अब ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर मैं क्या करूं, मैं इसको पलट दूं, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, इसको मैं यूं करके पलट दूं, अब यहाँ पर ये प्राइमरी होगी ये सेकेंडरी होगी, मगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्टेप अप का भी काम करेगा और इसको ऐसे पलट दूंगा तो स्टेप डाउन का। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम स्टेप अप का जो ट्रांसफार्मर है एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह भी हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। उसको मोटर तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मैग्नेट वगैरह लगा नहीं रहता, आर्मेचर नहीं होता। डीसी जनरेटर का भी यूज नहीं कर सकते, अल्टरनेटर एसी एसी जनरेट करता है, इसका भी यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मली एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड किसको करती है, ठीक है। अगर हम सीआरओ की बात करें, इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, ठीक है। एक डीएसओ होती है, उसे कहते हैं डिजिटल, कहते हैं उसको डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप, ठीक है। एक सीआरओ होती है, एक डीएसओ होती है, इसमें कहते हैं डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप कहते हैं, ठीक है। जो इसमें ग्राफ बनता है वो ग्राफ इस तरीके से होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बता देता हूँ मैं, ये इसको एक्स बोला जाता है, इसको वाई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बढ़ता है वो हमारा वोल्टेज होता है और यहाँ पर जो हमारा चलता है वो हमारा टाइम होता है। अब जब वेव जो हमारी बनती है यूं करके बनती है ना, अब ये बनेगी, ये दिखाता हमारा कितना वोल्टेज ऊपर गया है कितना वोल्टेज नीचे गया, और ये दिखाता हमारा टाइम इंटरवल को कि कितने टाइम में कितना, मतलब ये जो शेप है वो बनी है। तो नीचे हमारा टाइम होता है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमारा वोल्टेज होता है। इस तरीके से ये जो ग्राफ है वो हमारा बनता है यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर ये पैनल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पैनल हो जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सीआरओ बना रहता है, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बनाया, बस ऐसे ही बना दिया आपको समझाने के लिए। इस तरीके से कुछ सीआरओ हमारा दिखाई देता है, यहाँ से ये यू रहता है और सब में लाइन होती है हल्की 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 हल्की, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आगे इसकी पूछी जाती है, फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है, सीआरओ डीएसओ दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक्स एक्सिस का कई बार पूछा गया, तो एक्स एक्सिस आपको याद होना चाहिए, टाइम के लिए हमारे यूज में लिया जाता है, तो ये हमारा टाइम के लिए होता है, टाइम इंटरवल को दिखाता है ये दरअसल। तो आज हो गए 75 क्वेश्चन, ठीक है। आज यहीं तक, मेरे को थोड़ा काम भी है आज, और ये सीरीज तो चलती रहेगी, ठीक है। 75 क्वेश्चन आए और भी आएंगे। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए मैं करंट अफेयर की मॉर्निंग में जो हमारे पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको, क्योंकि सीटें कम है और आपको स्कोर बढ़िया करना पड़ेगा, अगर आपको स्कोर बढ़िया करना है तो आपको करंट अफेयर भी लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जीएस का पोर्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से 4 या 5 तो आपके करंट अफेयर हैं। अगर करंट अफेयर आप कर ले तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। अगर वो पक्के हो जाते हैं तो आपकी रैंक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए
सिर्फ आपके लिए फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मेंटेनर की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके लिए मैं करंट अफेयर लेके आऊँ सुबह 5 से 6 या 6 बजे लाइव रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो या तो आप ऑफलाइन उसको मतलब वीडियो डलने के बाद में देख सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए ये लेकर आऊँ, बाकी आपके जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, वही करेंगे जो आपको पसंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।